जोहार झारखंड दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्सेल एनसी आईएएस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। हम लोग इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत सीरीज इसको स्टार्ट किए हैं और इसमें आज हमारा डे 3 है। आज हम लोग कुछ बेसिक्स बात करेंगे कि इस बुक में एक जो एस्पेक्ट मिसिंग है कि यदि एक क्वेश्चन से आज के सेशन की शुरुआत करें कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान क्या है। साथ ही साथ कभी कभी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, या संविधानवाद क्या है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन संविधानवाद लाता है, या फिर जो संविधानवाद है उसके बाद जो संविधान है इसकी कल्पना साकार होती है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर जो टेक्स्ट बुक है आपका, वहां पर इस एस्पेक्ट को मिस किया है, तो हमें जरूरत आन पड़ी कि इस पे एक वीडियो बना लिया जाए कि अभी हमारा जो फाउंडेशनल क्लासेस है उसमें हमारा एक जो बेस स्ट्रक्चर हो वो अच्छे से तैयार हो, ताकि आने वाले समय में ये सब एक दूसरे को सप्लीमेंट करेगा। हम लोग अभी तक क्या बात किए हैं कि ये जैसे इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत सीरीज का पहला वीडियो है, जिसमें कि हम लोग चैप्टर्स की चर्चा किए हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके लिए रिलेवेंट है, किसको किस एम्फेसिस के साथ पढ़ना है, इसमें पूरा डिटेल्ड है। आप इसको देख सकते हैं। जो नहीं देखे हैं, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो सीरीज है और साथ ही साथ हमारे चैनल पे जो भी काम अभी हो रहा है वो आने वाले एग्जाम्स, जैसे कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन हो, कुछ दिन में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के सीरीज चलेगा, मतलब जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक वरदान की तरह साबित हो सकता है। हमारे साथ जुड़े, इसमें जो भी आप फ्रीली हमारे साथ एसोसिएट हो। हमारा एफर्ट है कि आप पढ़ें, आपको जेन्युइनली हेल्प करना हमारा मकसद है। तो जब भी कोई कमेंट लगे या फिर ऐसे लगे कि और कंस्ट्रक्टिव आइडिया के थ्रू हम आप लोग से जुड़ सकते हैं, तो आप फ्रीली कमेंट करें, लेकिन कमेंट हमेशा पॉजिटिवली करें, क्योंकि हम लोग सीरियसली इस मोड में काम कर रहे हैं। आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपका साथ चाहिए, लेकिन साथ करने के साथ वो कंस्ट्रक्टिव एसोसिएशन हो। ठीक, तो वो सब बातें होती रहेंगी। आप हमारे बेझिझक फ्रीली अपने आइडियाज को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सेकेंड क्लास में हम लोगों ने ये सीखा था कि जो संविधान है ये एक पैसिव डॉक्यूमेंट नहीं, ये एक लिविंग कंपोनेंट है, लिविंग डॉक्यूमेंट है। तो इसके लिए जो संविधान अपने को ग्रो करता है, संविधान अपने को लिविंग बनाने के लिए एक अमेंडिंग प्रोविजंस रखा है, इनेबलिंग प्रोविजंस है। तो किस तरह से हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, वो सारी बातें हम लोग लास्ट क्लास में किए हैं। तो ये सारा चीज आपको एक बेसिक आइडिया प्रोवाइड करेगा कि संविधान को किस तरह से, हमारा ये जो पॉलिटी है उसको किस तरह से तैयार करना है। आज हम लोग संविधान क्या है उसकी चर्चा करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है इसकी चर्चा करेंगे, और वो उसके बाद हम लोग कुछ इसमें चैप्टर वाइज, जैसे कि जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी क्लास कंडक्ट करेंगे, और इस तरह से चैप्टर वाइज अपने जो ये पूरे सिलेबस है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं, और आज हम लोग सीखते हैं कि यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपके पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए जो स्ट्रेट वे एड्रेस हो क्वेश्चन को, कि आप लोग अपने आंसर को लिख कैसे सकेंगे। ठीक है, तो आज एक क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं कि संविधान क्या है। संविधान क्या है, ठीक है, कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कोई बता सकता है कि संविधान को कैसे आप डिफाइन करेंगे? संविधान क्या सिर्फ एक रूल बुक है, या सिर्फ एम लक्ष्मीकांत का टेक्स्ट बुक पढ़ना वही संविधान है क्या? या तो बताने की कोशिश करें कि संविधान क्या है। बहुत सारे आइडियाज होंगे आपके पास, उसको आप अपने कॉपी पे लिखें, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, आप सीखेंगे जब भी आप लिखेंगे। तो चलिए हम आपको हेल्प करते हैं। तो संविधान को डिफाइन करने के लिए एक हम लोगों ने एक इसको कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को एक एक्रोनिम, एक फ्रेज के थ्रू बनाया है, और वो कुछ कॉन्सेप्ट्स को कैसे डिफाइन करने में हेल्प करेगा उसको सीखते हैं। तो संविधान को कैसे डिफाइन करेंगे ना, कॉन्स्टिट्यूशन इज
ए बैग ऑफ आइडिया, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना, एक बैग ऑफ आइडिया, और इस ट्रिक से आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिवली एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें से लेटर्स के कुछ मीनिंग्स हैं, जैसे बी रेफर्स टू ना बेसिक रूल्स, बी फॉर बेसिक रूल्स टू establish minimum coordination, to establish minimum coordination in the society, है ना। B for now basic rules to establish the minimum coordination in the society। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या मिनिमम कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करने के लिए कोई रूल सेट करता है? यस, क्योंकि एंटायर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के थ्रू काम करे। कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं ना, इट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं? द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन सारे राइट्स, अथॉरिटी, ड्यूटी का सोर्स है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। कोई भी स्टैट्यूटरी लॉ, मतलब जो पार्लियामेंट लॉ बनाता है, स्टेट असेंबली लॉ बनाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को वायलेट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। द कॉन्स्टिट्यूशन को हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड बोलते हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड बोलते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। जैसे हम लोग इंडियन सोसाइटी की बात करेंगे तो इंडियन सोसाइटी इट इज ए मल्टीकल्चरल सोसाइटी, मल्टी इथनिक सोसाइटी, मल्टी रेशियल सोसाइटी। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, अदर डिफरेंट कम्युनिटीज, ट्राइबल कम्युनिटीज, जैसे कि बहुत तरह के दैट इज कॉल्ड, जिसको पीवीटीजी बोलते हैं। तो हमारा जो सोसाइटी है दैट इज वेरी रिच इन द डाइवर्सिटी। इसलिए एक वर्ड में इंडियन सोसाइटी को कैसे डिफाइन करते हैं? दैट इज यूनिटी इन द डाइवर्सिटी, है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इतनी डाइवर्सिटी है, इतना कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, इस पूरे डाइवर्सिटी को एक जो डॉक्यूमेंट है जो एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन के थ्रू जो इसको इंटीग्रेट करके रखता है, वो क्या है ना, संविधान है। तो ये मिनिमम कोऑर्डिनेशन की क्यों जरूरत पड़ती है ना? मिनिमम कोऑर्डिनेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है कि सोसाइटी कैसी होती है ना, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी होती है। सोसाइटी कैसी होती है? जो हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव आइडिया होता है, और इस सोसाइटी में एक पीपल और स्टेट के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है ना। स्टेट पीपल को रिफ्लेक्ट करता है, पीपल रिफ्लेक्ट्स द स्टेट। तो इस तरह का जो एसोसिएशन, पॉजिटिव रिलेशनशिप, इसीलिए सोसाइटी में कुछ मिनिमम कोऑर्डिनेशंस, मिनिमम रूल्स होने चाहिए। और वो मिनिमम रूल कौन प्रोवाइड करता है ना? कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स द मिनिमम रूल्स और बेसिक रूल्स टू ब्रिंग द मिनिमम कोऑर्डिनेशंस इन द सोसाइटी। अब हम लोग आगे चलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में सेकेंड लेटर है वो क्या है? ए। ए फॉर मतलब अथॉरिटी, ए फॉर अथॉरिटी, ठीक है। अथॉरिटी की जब बात करते हैं तो अथॉरिटी से क्या मतलब होता है ना? अथॉरिटी का मतलब होता है ना लेजिटिमेट पावर। कैसा पावर? लेजिटिमेट पावर, ठीक है। अभी इसको समझते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं कि जो एक कलेक्टर होता है या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पॉलिसीज, प्लान्स को डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एग्जीक्यूट करे, इंप्लीमेंट करे इन द लेटर एंड स्पिरिट। क्या कोई भी सिंपल पर्सन, कोई भी पर्सन जाके उसको इंप्लीमेंट करेगा? क्या नहीं कर सकता है ना। तो यहां पर बात होती है लेजिटिमेट पावर की कि किसको ड्यूली असाइंड किया गया है। आप लोग कभी जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी के बाद आप एक ऑफिसर बनेंगे, गैजेटेड ऑफिसर बनेंगे, तो आपको एक ऑथोराइज्ड होंगे कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, आप उस काम के लिए एंटाइटल्ड हैं, ऑथोराइज्ड हैं, अंडर द आर्म्स ऑफ द स्टेट वो काम करेंगे। तो आपके जो पावर होंगे, आपके जो ड्यूटीज होगी, वो कैसी होगी ना? लेजिटिमेटली एक्सरसाइज्ड होगी। तो अथॉरिटी का मतलब होता है लेजिटिमेट पावर, लीगल पावर, उसको अथॉरिटी बोलते हैं। तो क्या संविधान ऑथोराइज करता है, लीगलाइज करता है चीजों को? यस। कि जैसे हम लोग बात करते हैं ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, जैसे हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड हमारे स्टेट के रिस्पेक्ट में, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लेजिटिमेट चीज है? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक लीगल चीज है? यस।
तो ये जो लेजिटिमेसी कि गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने कोई रूल, कोई पॉलिसी बनाया, कोई लॉ बनाया, वो लीगल होगा, ये कौन लेजिटिमेट करेगा? ना कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि संविधान हमें, कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल करता है उस अथॉरिटी को कि ही इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग वेलफेयर टू द सोसाइटी, वेलबींग टू द सोसाइटी के लिए काम करने के लिए ये इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन है, एक अथॉरिटी है। और कॉन्स्टिट्यूशन कैसा अथॉरिटी है? हाईएस्ट अथॉरिटी। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइज करता है कि गवर्नमेंट बनाना चाहिए, गवर्नमेंट बनेगा, और ये गवर्नमेंट कैसा गवर्नमेंट होगा? ना लेजिटिमेट गवर्नमेंट होगा। गवर्नमेंट कैसा होगा? लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अब बताओ कि ये गवर्नमेंट के पास तो लेजिटिमेसी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन है। अब बताओ कि लेजिटिमेसी के साथ साथ गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट होना चाहिए कि इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट होना चाहिए? कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट। कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है टू ब्रिंग द पॉलिसीज एंड लॉज फॉर द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। जैसे एक कॉन्सेप्ट बताता हूं अभी हालांकि बात करेंगे डेमोक्रेसी का। तो डेमोक्रेसी में एक चीज, इसको क्या बोलते हैं ना, सर्कुलर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। कि जैसे एट द बॉटम मान लेते हैं ये पिरामिड है या हायरार्की है, तो पीपल है एट द बॉटम। अब ये पीपल इलेक्ट्स देयर, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं गवर्नमेंट, पीपल इलेक्ट्स देयर गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट है वो फिर क्या करेंगे ना, पॉलिसीज बनाएंगे। गवर्नमेंट क्या करेगा? लॉ बनाएगा। और ये पॉलिसीज एंड लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या होता है फिर? वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, मतलब वेलबींग ऑफ द पीपल। तो बेसिकली इस तरह के जो फॉर्म ऑफ चीजें हैं, इस तरह के जो गवर्नमेंट है, वो इसी को बोलते हैं ना रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ना पीपल ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना और वो रिप्रेजेंटेटिव्स ने गवर्नमेंट बनाया, वो गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड लॉज बनाएगा फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो ये गवर्नमेंट को पहली लेजिटिमेसी कौन दिया? ना कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी है। दूसरा, गवर्नमेंट को कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा, तभी ना पॉलिसीज एंड दैट लॉज इन द लेटर एंड स्पिरिट इन द वेलबींग ऑफ द पीपल बना सकेगा, क्योंकि पीपल आर द सुप्रीम मास्टर इन द डेमोक्रेसी। अभी हम लोग बात करेंगे। तभी सेकेंड लेटर पे थे। सेकेंड लेटर हमें क्या बताता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज एन अथॉरिटी। ये अथॉरिटी है टू लेजिटिमाइज द गवर्नमेंट, ये अथॉरिटी है टू मेक ए लेजिटिमेट कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट काम करेगा फॉर द वेलबींग, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, तो उसको कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा ना। इनएफिशिएंट होगा तो काम कैसे करेगा? गेटिंग माय पॉइंट? तो इस चीज को लेजिटिमाइज करता है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं ना, गवर्नमेंट। जी फॉर गवर्नमेंट है। अभी हमने क्या बात किया कि गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए? लेजिटिमेट एंड द कॉम्पिटेंट। थर्ड पॉइंट है जी। जी मतलब गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए ना, गवर्नमेंट सोवरेन गवर्नमेंट होना चाहिए, है ना। मॉडर्न डेमोक्रेटिक टाइम में गवर्नमेंट कैसे होते हैं? सोवरेन गवर्नमेंट। ये सोवरेन गवर्नमेंट है क्या ना? सोवरेन गवर्नमेंट का मतलब सोवरेनिटी से वर्ड आया है, इसका मतलब होता है कि सुप्रीम, कि गवर्नमेंट अपने इंटरनल माने डोमेस्टिक पॉलिसी और जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी मतलब इंटरनेशनल रिलेशन, उसके लिए जो भी चीजें डिसीजन लेना पड़ेगा वो उसके लिए फ्री है। कोई भी एक्सटर्नल पावर गवर्नमेंट को डिक्टेट कर सकता है क्या? नहीं। सोवरेनिटी का मतलब द गवर्नमेंट इज सुप्रीम टू डिटरमाइन देयर द डोमेस्टिक पॉलिसीज एंड दैट इंटरनेशनल माने डिप्लोमेटिक रिलेशंस। नन ऑफ द एक्सटर्नल पावर्स कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। तो गवर्नमेंट को कैसा होना पड़ेगा ना? सोवरेन गवर्नमेंट होना पड़ेगा। ठीक, तो 3 लेटर अभी समझ में आया। बैग में ना कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक कोऑर्डिनेशन लाने के लिए, एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन लाने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स सेटअप करता है। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनाने के लिए ऑथोराइज करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक अथॉरिटी है, द कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी है लीगल गवर्नमेंट बनाने के लिए, कॉम्पिटेंट। उसी तरह से गवर्नमेंट को कैसा होना पड़ेगा ना? सोवरेन गवर्नमेंट होना पड़ेगा, कि मतलब पॉलिसीज मेकिंग डोमेस्टिक एरेना या इंटरनेशनल स्फीयर पे वो कोई भी एक्सटर्नल पावर्स को डिक्टेट नहीं कर सकता। इसको क्या बोलेंगे? सोवरेनिटी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट लेटर है जिसको बोलते हैं ऑफ। ऑफ से हमारा मतलब है कि एक डेमोक्रेसी के लिए आप लोग बहुत सी फेमस कोटेशन पढ़े होंगे, दैट इज व्हाट इज डेमोक्रेसी ना, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, है ना। तो डेमोक्रेसी के रेस्पेक्ट में ये बेसिकली है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अभी हम लोग बात करेंगे कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप को एस्टैब्लिश करने की बात करता है।
ये डेमोक्रेसी होता क्या है, अभी आइडिया में डी लेटर है, उसकी बात करेंगे। तो यहां पर ना कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक बात किए कि एक गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करेगा। गवर्नमेंट कैसा गवर्नमेंट है, ना लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट कैसा गवर्नमेंट है, कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट कैसा गवर्नमेंट है, एक सोवरेन गवर्नमेंट है। और ये गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है ना, ऑफ द पीपल, देन फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ठीक, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। इसका मतलब क्या है, इसको समझिए ना। ये बात कर रहा है ना, पीपल्स आर द सुप्रीम मास्टर। इसको पॉलिटी में एक टर्म यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड पॉपुलर सोवरेनिटी, है ना। इसको क्या वर्ड यूज करेंगे ना, पॉपुलर सोवरेनिटी। ना पीपल्स आर द सुप्रीम मास्टर। जो भी गवर्नेंस सेटअप होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई भी गवर्नमेंट काम करेगा, उसका सेंटर ऑफ गवर्नेंस क्या होगा, पीपल। इसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे ना, पॉपुलर सोवरेनिटी। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिशेस ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक सेटअप इन विच, और दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। ठीक, तो आपका मतलब समझ में आया कि द गवर्नमेंट विल वर्क फॉर द पीपल, गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट इज बाय द पीपल। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें कि नेक्स्ट लेटर है दैट इज योर ना आई। आई का मतलब है आइडेंटिटी। आई का मतलब क्या है, आइडेंटिटी। अब बताइए, हम सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है। जैसे कि मैं झारखंड का वासी हूं तो झारखंडी बोलता हूं, तो ये हमारा कैसा आइडेंटिटी है, नेशनल आइडेंटिटी है कि रीजनल आइडेंटिटी है, बताइए ना। ये रीजनल आइडेंटिटी। कैसा आइडेंटिटी है, रीजनल आइडेंटिटी। साथ ही साथ क्या हम लोग भारतवासी हैं, यस। कैन आर वी द सिटीजन ऑफ इंडिया, यस, हम लोग सिटीजन ऑफ इंडिया है। तो वो कैसी आइडेंटिटी है ना, नेशनल आइडेंटिटी है, नेशनल आइडेंटिटी। तो हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो हमें सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है कि डबल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप। इसका मकसद क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है और इसका पर्पस है कि हम लोग एक इंडियन सिटीजन्स हैं। वी आर यूनिटी इन द डाइवर्सिटी। इसका मतलब सबसे ऊपर क्या है ना, नेशनल आइडेंटिटी। यदि हम लोग बात करें कि एक हायरार्की की बात करें, तो ये हम लोग का क्या हो गया ना, नेशनल आइडेंटिटी। लेकिन हम लोग के पास जो कल्चर है, हमारा जो सोसाइटी है, वो कैसा है, मल्टी कल्चरल, मल्टी इथनिक, मल्टी रेशनल। तो इसलिए ये क्या है ना, हम लोग के पास रीजनल एस्पिरेशंस भी हैं। अब बताओ, कोई भी टैलेंट कहीं मोहताज होता है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में होगा, नहीं, वो कहीं भी हो सकता है। तो उसको क्या करना होगा ना, फिर से उनको हार्नेस करना होगा, उनको ट्रेन देना पड़ेगा। इसका मतलब कि जो नोवेल्टी है, इसका मतलब जो है, जो इनोवेशंस है, इसके लिए एक रीजनल एस्पिरेशंस भी है हमारे कंट्री में। तो रीजनल एस्पिरेशंस को उनको प्रोमोट करना पड़ेगा, उनको टेक केयर करना पड़ेगा। तो हम लोग के यहाँ पर आइडेंटिटी का ब्रॉडर मीनिंग क्या है कि रीजनल एस्पिरेशंस होना चाहिए, रीजनल एस्पिरेशंस को भी प्रमोट होगा, साथ ही साथ नेशनल आइडेंटिटी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडिया दैट इज वन। ठीक, तो हम लोग के पास जैसे अभी जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट स्कीम है या एस्पिरेशनल स्कीम्स हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जिन जिन एरिया का जो पोटेंशियल है उसको प्रमोट किया जाए। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें कि नेशनल आइडेंटिटी और रीजनल एस्पिरेशंस के लिए रीजनल आइडेंटिटी है। लेकिन आइडेंटिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि दोनों में डिसोसिएशन कि दोनों में एसोसिएशन, दोनों में एसोसिएशन। ठीक, जब इंडिया के बाहर होंगे तो वी आर द इंडियन सिटीजन्स, बट इंडिया में जैसे सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, हमारा स्टेट एस्पिरेशंस है, स्टेट इश्यूज हैं, उसके लिए रीजनल एस्पिरेशंस को भी प्रमोट करना उतना ही जरूरी है, क्योंकि जो नोवेल्टी है, जो इनोवेशंस है, उसके लिए हमको साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने के लिए हमको उन सब एरियाज को भी टैप करने का जरूरत पड़ेगा। तो आइडेंटिटी से हमारा ये मतलब है। नेक्स्ट जो आइडिया है डी, डी से मतलब डेमोक्रेसी। अभी हम लोग थोड़ा बात किए थे इसका, डेमोक्रेसी। कोई बता सकता है कि डेमोक्रेसी क्या होता है ना? डेमोक्रेसी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो इसको डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलेंगे। लेकिन डेमोक्रेसी की जो बात है, वो डेमोक्रेसी एक कंडीशन है। डेमोक्रेसी इट इज ए नोशन, डेमोक्रेसी इज ए कंडीशन विच इज बेस्ड ऑन द इक्वालिटी ऑफ द इंडिविजुअल। क्या मैंने बात कही कि जो डेमोक्रेसी है, सो व्हाट इज डेमोक्रेसी ना, डेमोक्रेसी इट इज ए कंडीशन,
जो कि इंडिविजुअल फ्रीडम, जो कि इंडिविजुअल डिग्निटी, इंडिविजुअल इक्वालिटी को प्रमोट करता है। डेमोक्रेसी जिसमें कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ना सिटीजन्स आर द पार्टिसिपेंट। डेमोक्रेसी क्या है ना, डेमोक्रेसी इज ए कंडीशन किस चीज को प्रमोट करेगा, इक्वालिटी को। किस चीज को प्रमोट करेगा, डिग्निटी को। किस चीज को प्रमोट करेगा, इंडिविजुअल फ्रीडम को, इंडिविजुअल इक्वालिटी को, इंडिविजुअल इंटेग्रिटी को। और किस चीज को प्रमोट करेगा कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पीपल्स आर द पार्टिसिपेंट। उसी तरह से डेमोक्रेसी इट इज ए कंडीशन विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। पॉपुलर सोवरेनिटी इसका मतलब पीपल्स आर द सुप्रीम, पीपल आर सुप्रीम। हु इज सुप्रीम इन डेमोक्रेसी, पीपल। पीपल आर द सुप्रीम मास्टर, है ना, इसको क्या बोलते हैं, पीपल्स आर द सुप्रीम मास्टर। हर चीज किससे लेजिटिमाइज होता है, ना पीपल्स के सैंक्शन के। जैसे गवर्नमेंट है, को गवर्नमेंट चुनाता है, गवर्नमेंट की अपनी आइडेंटिटी है, गवर्नमेंट का अपना लेजिटिमेट एग्जिस्टेंस है, लेकिन गवर्नमेंट को चुनता कौन है, ना पीपल। सो पीपल्स, इसको एक वर्ड में क्या बोलते हैं, ना पॉपुलर सोवरेनिटी। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, डेमोक्रेसी में पीपल्स आर द सुप्रीम मास्टर। पीपल्स विल पार्टिसिपेंट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। द पीपल, इस पूरे कंडीशंस का सेंटर पे कौन है, पीपल्स माने सिटीजन्स। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ पर एक डेमोक्रेसी सेटअप करने की कोशिश करता है, डेमोक्रेसी के कंडीशंस को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है, एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है, जिसमें कि पीपल आर द सुप्रीम मास्टर, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, डेमोक्रेटिक पॉलिसी और डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए एक मीन्स है, एक इंस्ट्रूमेंट है। अब ई से मतलब है ना इनेबलिंग प्रोविजंस। अब ये इनेबलिंग प्रोविजंस क्या होता है ना, बताइए। जो चेंज जो होता है, चेंज इज इनएविटेबल, चेंज हमेशा होगा। जैसे कि अभी आप लोग एक अपने पैटर्न में काम कर रहे होंगे, सडनली जेपीएससी का जैसे ही नोटिफिकेशन होगा, आप लोग सडनली एक बिहेवियरल चेंजेस आएगा, पढ़ना शुरू करोगे, सब कुछ करना शुरू करोगे। यदि खाना मिला तो फाइन, नहीं मिला तब भी आप लोग पढ़ोगे। ऐसा क्यों होता है और ऐसा कैसे होता है? यदि ये कंपल्सन हो जाए कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो क्या आप तैयारी को कर पाएंगे क्या? नहीं। इसी तरह से आपको सिग्निफिकेंट रहने के लिए, आपको ऑर्गेनिज्मिक रहने के लिए, आपको लिविंग रहने के लिए आपके पास स्कोप होना चाहिए, किसका? चेंज का। चेंज, पॉजिटिव चेंज होना चाहिए। इसी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है, द कॉन्स्टिट्यूशन एक पूरा डॉक्यूमेंट है जो ऑल ओवर इंडिया, पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के लिए एक सोर्स है, सारे राइट्स लिबर्टी का एक सोर्स है। उसी तरह से द कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इनेबलिंग प्रोविजंस हैं, क्योंकि जो कुछ अनफोर्सेड सर्कमस्टांसेस है ना, जैसे कि हम लोग इसकी बात करेंगे ना, सेंटर स्टेट रिलेशन, एक चैप्टर है, आगे पढ़ेंगे ना, सेंटर स्टेट रिलेशन। इसमें कि नॉर्मल टाइम में हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एक फेडरल स्ट्रक्चर को स्टैब्लिश करता है ना। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब कि सेंटर है और स्टेट है। तो सेंटर और स्टेट के बीच में एक डिवीजन ऑफ पावर है, जैसे यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, इसमें काम होगा। लेकिन कभी कभी ऐसे टाइम आता है जबकि इस फेडरल स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, इनेबलिंग प्रोविजंस में, जिसमें कि नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, ये सब बातें होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन इनेबलिंग ग्राउंड्स को क्रिएट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन इनेबलिंग ग्राउंड्स प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू कि ये ऑर्गेनिज्मिक रहे, जिसके थ्रू ये सिग्निफिकेंट रहे, जिसके थ्रू ये आउटडेटेड नहीं हो। ठीक, जैसे कि अमेंडमेंट लास्ट हम लोग क्लास में बात किए हैं। सो अमेंडमेंट है क्या, ये भी एक इनेबलिंग प्रोविजंस है ना, विद दैट कि विद द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस अपने को इनेबल करने के लिए चेंज करना। ठीक, अब लास्ट जो लेटर है ए का मतलब है कि एस्पिरेशंस। ए से मतलब क्या है हमारा, एस्पिरेशंस। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक बुक है या क्या टेक्स्ट है? नहीं, मोर देन ए टेक्स्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ना वैल्यूज, इथोस को भी इनकॉर्पोरेट करता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं, उनके जो चेरिस्ड वैल्यूज, उनके जो विजन्स हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट करके रखता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक थाती है, कॉन्स्टिट्यूशन एक ट्रेजर है, जो कि वैल्यूज, जो भी आइडियाज, जो भी आइडियोलॉजीज, उनको भी एक ही जगह पर एक कॉम्पेंडियम में
एक थाती की तरह रखने की कोशिश करता है, जो हमारा फ्यूचर के टाइम में, जो हमारा फ्यूचर आने वाले समय में उन वैल्यूज को, उन नोबल वैल्यूज को एस्पायर करने की कोशिश करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एस्पिरेशंस को भी इनकॉर्पोरेट करता है। तो इस ट्रिक्स के थ्रू आप देख सकते हो कि आपके पास कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स मिल गया, जिसके थ्रू आप इस डॉक्यूमेंट को, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उसको आप प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं। कैसे ना, इसको जैसे अब लिखना हो तो कैसे लिखेंगे ना, कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या बातें करता है ना, बैग ऑफ आइडिया की बात करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज a means to bring, that is called minimum coordination in the society through setting the basic rules and regulations. उसी तरह से constitution is an authority to form a legitimate government, to form a competent government, and that government acts as a sovereign government to bring that welfare activity, to determine their the domestic policy and to determine their international relations with the foreign arena and with the foreign players. साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन विल ट्राई टू ब्रिंग ए डेमोक्रेटिक सेटअप वेयर इट इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज बेस्ड ऑन ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. द कॉन्स्टिट्यूशन it want to establish, it aims to establish an identity, both the national identity but also want to integrate with the regional aspiration through the regional identity. The constitution, it is not merely a living document, not a passive document, rather it is an organismic document, it is a living document, इसलिए इसमें enabling clauses हैं. The constitution not only brings the text, rather it also incorporates the values, aspirations, visions of the founding fathers, the noble values, which the cherished values which that Indian national movement has developed. So that is why constitution acts as a beacon of light. The constitution, it is that an organismic document which is an enabling document. Constitution provide a uniform structure for administration all over the India. The constitution is that all supreme. The constitution is the fundamental law of the land. The constitution guarantees certain the minimum the rights which is required for socio-economic development to the society through the fundamental rights. But at the same time, the constitution also that incorporates certain instructions to the government in terms of, let's say, DPSP, so that the government will keep those value the instructions in the mind to frame the policies while bringing the legislation. So इस तरह से आप कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं. तो हालांकि आपको डिफाइन करना, इसको डिफाइन करना इस कॉन्सेप्ट्स के थ्रू आपको हेल्प होगा, क्योंकि आपके पास जब पॉइंटर्स होंगे, बुलेट्स होंगे, तो आपको समझ में आएगा. तो आज का इस वीडियो में हमारा ऑब्जेक्टिव था ये कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक आइडिया हो. बातें तो बहुत होंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्या नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन जैसे ही आ जाएगा तो आपके पास फिर एक लिमिटेड स्टॉक हो जाएगा, आप मे भी कभी कभी नहीं लिख पाते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा ये वीडियो में भी आपको हेल्प करेगा. और इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट क्लास है उसमें जिसको कि प्रीएम्बल बोल रहे हैं, जो चैप्टर में आपका मेंशन्ड है, फिर हम लोग सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे. ये जो सीरीज है आपको बहुत हेल्प करेगा. हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे ऑफलाइन क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं. वहां भी क्लासरूम अटेंड करके ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं, ये सारे जो टेस्ट सीरीज हैं, जो भी फाउंडेशनल कोर्सेस हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं. हम लोग वो सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड, जिससे कि आपसे जुड़ सके, आपको हम लोग हेल्प कर सके. तो फिर अगले क्लास में, अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं. और हमारे साथ आप भी पढ़ते रहे, क्योंकि एम लक्ष्मीकांत के टेक्स्ट बुक को सबको पढ़ना है. हम लोग का एक छोटा सा एफर्ट है कि हम आपको उस पढ़ाई में, उस रीडिंग में आपको थोड़ा हेल्प कर सके, जिससे कि आप अपने लेवल पे भी, अपने स्तर पे कुछ अच्छी तैयारी कर सके. ठीक, तो फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ. तब तक आप इन सब चीज को रिवाइज करके रखें. थैंक यू.